नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है रिसेंटली एयर इंडिया के फ्लाइट क्रैश होने के बाद बहुत ज्यादा एक ट्रैजिक इंसिडेंट भारत को देखने को मिला था। उस घटना से भारत जो है वो अभी तक काफी ज्यादा शॉक में है। फ्रेंड्स, आज मैं इसी तरीके के एक और घटने के बारे में बात कर रहा हूं जो सन 2014 में हुआ था। अगेन बोइंग की ही फ्लाइट थी MH17। ये जो बोइंग की फ्लाइट थी MH17, ये एम्स्टरडैम से कुआलालंपुर जा रही थी। अचानक किसी मिसाइल ने इस MH17 को शॉट कर दिया, जिसकी वजह से इस फ्लाइट में बैठे हुए 298 पीपल, जो लगभग 17 से अधिक देशों से थे, उन सभी की मौत हुई। इसके बारे में काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन मिसाइल शॉट किया। किसी का कहना था रशिया ने किया। रशिया ने कहा था कि मैंने कभी नहीं किया है। रशिया के मिसाइल्स को कोई और यूज करके डिस्ट्रॉय किया होगा MH17 को। बट इसका ये मतलब नहीं कि रशिया की सरकार या व्लादिमीर पुतिन का इसके पीछे कोई हाथ है। फाइनली फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर एक इंपॉर्टेंट संस्था यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट, उसके द्वारा जजमेंट आया है। और उस जजमेंट में ये कहा गया है कि इस पूरे चीज में अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी ने गलत किया है, तो वो है रशिया। तो रशिया अपने आपको इस पर्टिकुलर न्यूज इशू से बचा नहीं सकता है। अगर रशिया की मिसाइल को यूज करके MH17 को शॉट डाउन किया गया था, तो इसमें पूरी तरीके से गलती रशिया की ही है। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर जजमेंट के आने के बाद यूक्रेन और तमाम तरीके की कंट्रीज में काफी खुशी है। तो दूसरी तरफ रशिया जो है वो रिएक्ट किया है और उसने कहा है कि ये बहुत ही बेतुका जजमेंट है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। और फ्रेंड्स, ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में आज हम लोग काफी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बट पहले न्यूज देखिए फ्रेंड्स, क्या आ रहा है कि मॉस्को ने MH17 फ्लाइट को शॉट डाउन कर दिया था, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर्स की मौत हो गई। ये किसने कहा? ये कहा जजेस जो बैठे हुए थे यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में। और ये बेसिकली सुनवाई कर रहे थे 4 ऐसे केसेस के ऊपर जो यूक्रेन और नीदरलैंड्स और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी लाया गया था। अब उसी का जजमेंट फाइनली अब आते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, ये जो ट्रैजिक स्टोरी था MH17 का, ये बहुत ही ज्यादा दुखद और काफी ज्यादा शॉकिंग था फ्रेंड्स, सिमिलर टू व्हाट हैपेंड विद द एयर इंडिया फ्लाइट रिसेंटली इन इंडिया। फ्रेंड्स, अगर मैं MH17 की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्स्टरडैम से ये फ्लाइट कुआलालंपुर जा रही थी। बोइंग 777 एयरक्राफ्ट था और इसको शॉट डाउन कर दिया गया था। और जो मिसाइल यूज किया गया था वो रशियन मेड बुक मिसाइल था। सो फ्रेंड्स, इसी मिसाइल को यूज किया गया था। कहां से यूज किया गया था? तो ईस्टर्न यूक्रेन से, जो टेरिटरी उस समय मॉस्को के जो लॉयल रेबल्स हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर इसको इमेज के थ्रू बताऊं तो 2014 आपको पता है फ्रेंड्स क्या हुआ था। 2014 में रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया था। साथ ही साथ यहां पर अगर बात करें लुशांक और डोनेस्क वाले रीजन में, तो यहां पे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो रशियन ओरिजिन के थे और वो अपने आप को यूक्रेन से अलग करना चाहते थे। इसी यूक्रेन में सेपरेटिज्म को प्रमोट किया रशिया ने, और रशिया ने अपने मिसाइल्स, बंदूक, उन सभी तरीके के सपोर्ट इन सेपरेटिस्ट्स को दिया, सो दैट वो अपने आप को यूक्रेन से अलग कर पाए और यूक्रेन को एक काफी बड़ा झटका लगे। तो क्राइमिया को तो रशिया ने ऑफिशियली एक्वायर कर लिया था, एनेक्स कर लिया था अपने टेरिटरी में, लेकिन यहां पे इसका जो कंट्रोल है, वहां पर जो सेपरेटिस्ट जो अपने आप को यूक्रेन से अलग करने की मांग कर रहे थे, रशिया ने अपना कंट्रोल इनको दे दिया कि आप ही इस पर्टिकुलर कंट्रोल करें इस एरिया को। अब फ्रेंड्स, यूरोप का ये कहना है और जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है उनके जजेस का कहना है कि इसी 2014 में जब रशिया इनको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, तो उसी समय रशिया ने एक सरफेस टू एयर मिसाइल दिया था, रशियन बुक मिसाइल। और इसी मिसाइल को ईस्टर्न यूक्रेन से लॉन्च कर दिया गया सो दैट MH17 को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये फ्रेंड्स बेसिकली कहना था इस समय कि मॉस्को ही उन सेपरेटिस्ट लॉयल्स को मदद कर रहा था, नहीं तो उनके पास ये मिसाइल आता कहां से? क्या उनके पास कोई मिसाइल बनाने वाले फैक्ट्री तो नहीं थी? तो उनको मिसाइल किसी ने दिया था? मॉस्को ने ही दिया था, जिसकी वजह से उस फ्लाइट पे 298 पैसेंजर्स और क्रू जो उसमें ऑनबोर्ड थे उन सभी की मौत हो गई थी। इस फ्लाइट में लगभग 17 से अधिक कंट्रीज के लोग मौजूद थे। 198 डच नेशनल्स, 43 मलेशियंस, 38 ऑस्ट्रेलियंस एंड 10
फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। अब फ्रेंड्स, ये जिस तरीके की घटना हुई थी, इसके काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि ऐसा क्या हुआ। लेकिन एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था कि जो यहां पर सेपरेटिस्ट थे ईस्टर्न यूक्रेन में, उनको लगा ये एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है और गलती से उन्होंने इस रशियन मेड मिसाइल को लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से ये मिसाइल की वजह से वो जो फ्लाइट है MH17 का, वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का जजमेंट आया है। अब ये यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है क्या? तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये काउंसिल ऑफ यूरोप का एक संगठन है। काउंसिल ऑफ यूरोप जो है फ्रेंड्स, वो यूरोपियन यूनियन से अलग है। यूरोपियन यूनियन में तो केवल 27 कंट्री हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ यूरोप में यूरोप के तमाम कंट्रीज हैं, जिसकी वजह से लगभग 46 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इनफैक्ट रशिया भी इसका मेंबर है काउंसिल ऑफ यूरोप का, और ये बहुत ही पुरानी संगठन है फ्रेंड्स, 1949 में बनाई गई थी। और इसी काउंसिल ऑफ यूरोप में एक यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था, और इसी ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इस यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स को बनाया गया था कि यूरोप में अगर कोई भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का केस हो तो उसको रिजॉल्व करने का प्रयास यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट करेगा। अब फ्रेंड्स, रिसेंटली आपको पता है 2022 में रशिया ने जब यूक्रेन के अगेंस्ट एक फुल ब्लोन वॉर लॉन्च कर दिया, तो रशिया को और बेलारूस को, दोनों को काउंसिल ऑफ यूरोप से निकाल दिया गया। लेकिन यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का जजमेंट आया है जिसमें रशिया को दोषी पाया गया है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का कहना है कि ऑल्दो हमने रशिया को, काउंसिल ऑफ यूरोप ने रशिया को बाहर निकाल दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रशिया के ऊपर ये जो आपका कोड है, कन्वेंशन है, ये अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज ये केस 2014 से चल रहा है और 2014 में रशिया काउंसिल ऑफ यूरोप का सदस्य था, जिसकी वजह से इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अभी तक है। जजेस का फ्रेंड्स कहना था कि जितने भी एविडेंस हमने देखे हैं, उस एविडेंस से ये क्लियर कट होता है कि मिसाइल को इंटेंशनली फायर किया गया था एट अ फ्लाइट MH17, और इसका रीजन था कि एक गलती हुई थी जहां पर उन सेपरेटिस्ट ने इसको एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट समझ लिया। जजेस का कहना था कि चलो ये गलती तो हो गई, लेकिन रशिया ने अभी तक इनफैक्ट एक्नॉलेज भी नहीं किया है कि इसमें उसका किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है। बिकॉज फ्रेंड्स, रशिया का ये सीधा पता कहना है कि मेरे मिसाइल को कोई गलत तरीके से भी एक्वायर कर लेता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल रशिया ने पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने वो मिसाइल जैश मोहम्मद को दे दिया, तो फ्रेंड्स सेम तरीके का आर्गुमेंट रशिया का था कि मैंने तो मिसाइल्स किसी और को दिए होंगे, हो सकता है वो सेपरेटिस्ट के पास चला गया और सेपरेटिस्ट ने इसको यूज कर लिया, जिसकी वजह से रशिया की कोई कल्पेबिलिटी नहीं है इसमें। लेकिन जजेस का कहना था कि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, इनफैक्ट रशिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। जजेस का कहना था कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मिसाइल किसने फायर किया, बात वो है कि किसने मिसाइल को फायर किया, वो मिसाइल कहां से आया। तो एक बात तो क्लियर है कि वो मिसाइल रशिया का है, और दूसरी बात, आप जब कह रहे हैं कि इस मिसाइल को आर्म्ड सेपरेटिस्ट जो ईस्टर्न यूक्रेन में एक्टिव थे उन्होंने फायर किया, तो इन सेपरेटिस्ट को कंट्रोल कौन करता है? ये भी रशिया का कंट्रोल में है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इन जजेस का कहना है कि रशिया अपने आप को इस पर्टिकुलर इश्यू से अलग नहीं कर सकता है। जब मिसाइल आपके, जिस लोगों ने फायर किया, सेपरेटिस्ट लॉयल रेबल्स, वो आप ही के द्वारा कंट्रोल हैं, देन आप कैसे कह सकते हैं कि आपका इसमें कोई कल्पेबिलिटी नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही शॉकिंग जजमेंट है रशिया के लिए। कोर्ट ने कहा कि रशिया उसके बाद भी आज तक कोई प्रयास नहीं किया है कि कैसे इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट और सिविलियन एयरक्राफ्ट को अलग अलग किया जा सके, जिसकी वजह से आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं और भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो कोर्ट है इसने रशिया को यूक्रेन मामले में भी काफी कुछ कहा कि रशिया जो है वो 2022 के इन्वेजन के बाद लगातार मर्डर, टॉर्चर, रेप, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड किडनैपिंग ऑफ यूक्रेनियन चिल्ड्रन, इस तरीके के हीनियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन में इन्वॉल्व है। रशिया का ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्स आना था। रशिया फ्रेंड्स 2014 के बाद से कंप्लीटली कोई भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर डिनाई किया है और कहा है कि ये जितने भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के द्वारा हैं, ये कंप्लीटली बायस्ड हैं, और रशिया की मिलिट्री ने हो सकता है सरफेस टू एयर मिसाइल दिया होगा, बट कभी भी रशिया के सरकार ने इसके ऑथराइजेशन की अप्रूवल नहीं दी थी। इस जजमेंट के आने के बाद दिमित्री पेस्कोव, जो क्रेमलिन के स्पोकपर्सन, उन्होंने कहा कि रशिया इस कोर्ट डिसीजन के अगेंस्ट है और इस डिसीजन को हम नल एंड वॉइड कंसिडर करते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक जजमेंट है, ये अनप्रेसिडेंटेड जजमेंट है। और फ्रेंड्स, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो किसी को पता नहीं। ऑब्वियसली रशिया की मिसाइल तो यूज हुई थी, बट क्या रशिया की सरकार ने ऑथराइजेशन दिया था, ये अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। बट एनीवेज,
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रेंड्स कि आने वाले समय में किसी भी वॉर में सिविलियन के प्रोटेक्शन के लिए किसी भी कंट्री को काफी अच्छे से प्रयास करना होगा। गलती अगर हुई भी है तो उस गलती का हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले जिसकी भी गलती है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इस तरीके से जजमेंट के थ्रू अगर आप किसी कंट्री को प्रोवोक करोगे तो वो कंट्री कभी भी नहीं सुनने वाला है आपकी। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर इशू का कैसे आउटकम आना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक